अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ लॉ। ठीक है, सो किरचॉफ लॉ ना, किरचॉफ लॉ से जान क्यों यूज करते हैं पहले वो देख लेते हैं। ओम्स लॉ जो है, इट इज नॉट ए सफिशिएंट सिंगल टूल टू एनालाइज द सर्किट। जो ओम्स लॉ है एक सिंगल ऐसा टूल नहीं है जिसकी हेल्प से हम पूरे सर्किट को एनालाइज कर सके। मीनिंग कि अगर पैरेलल सर्किट है या सीरीज सर्किट है या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट है तो ओम्स लॉ सफिशिएंट नहीं है पूरे सर्किट में करंट और वोल्टेज या पावर निकालने के लिए। तो ओम्स लॉ के साथ हम दो रूल कंबाइन कर रहे हैं, उन कंबाइंड रूल का नाम है किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ क्या है देखते हैं। किरचॉफ ने जो है दो नियम दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक, सो KCL एंड फर्स्ट वन इज KCL एंड सेकंड वन इज KVL। सेकंड वन इज KVL। तो देखते हैं क्या क्या होगा इसमें, हमें क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट वो जो है हम किरचॉफ लॉ में देखेंगे, द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ, देन ऑन विच प्रिंसिपल KCL बेस्ड। देन सेकेंड थिंग देखेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू KCL। नेक्स्ट बात अगर मैं देखूं तो किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ KCL। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट एप्लीकेशन, अगर मैं बात करूं तो इट इज वैलिड फॉर द पैरेलल सर्किट। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो जो ऑप-एम्प है, आप अगर एनालॉग पढ़ाएंगे जब सर आपको, तो ऑप-एम्प की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ करंट लॉ की जरूरत पड़ेगी। अगली अगर मैं बात करूं किरचॉफ लॉ का अगर एडवांस आगे बढ़ाएं, देन इट लीड्स टू करंट डिवाइडर रूल। एग्री? एंड सो इट इज सफिशिएंट पॉइंट अबाउट द KCL। हाँ, एक चीज और है, अगर बात करें ABCDEF, सो जो अगर मैं ओम्स लॉ और KCL को मिक्स कर दूं, दैट मींस इफ वी अप्लाई बोथ रूल KCL एंड ओम्स लॉ, देन इट इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। नोडल मेथड को KCL और ओम्स लॉ का फॉर्मेशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं KVL की बात करूं तो KVL में हम लोगों को पहला पॉइंट देखना है डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट देखना है ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, किस नियम पर यह आधारित है। सी पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड क्या टर्म्स होते हैं, टर्म्स रिलेटेड विद। अगली बात मैं करूं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन में फिर यहां पे भी है कि हमें कहाँ रूल लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं। तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इट इज एप्लीकेबल टू द सीरीज सर्किट। एंड अगर एनालॉग में बात करें तो BJT की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए मुझे किरचॉफ वोल्टेज लॉ परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। अगली बात करें इट लीड्स टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्या होगा वो भी देखेंगे हम। सिमिलरली इफ Ohm's law is combined with KVL, that is called mesh analysis, mesh method। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूं। नंबर ऑफ नोडल और द नंबर ऑफ KCL इक्वेशन, ठीक है, द नंबर ऑफ KCL इक्वेशन इक्वल्स टू व्हाट, n-1। Similarly, the number of loop equation is L equals to V minus n plus 1। अगर आपने क्वेश्चन देखे हो इनके तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है, डेफिनेशन, ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, क्या इससे रिलेटेड टर्म है, एप्लीकेशन क्या है, करंट डिवाइडर क्या है। फिर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब हम एनालिसिस मेथड पढ़ेंगे, और उसी में हम लोग ये देखेंगे हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन। सिमिलरली ये सारी चीजें हम लोग जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पढ़ेंगे। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ, हाँ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं बाई चांस अगर कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए, फ्रॉम वेयर द किरचॉफ लॉ आर ड्राइव्ड। तो जो किरचॉफ के नियम हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन, इक्वेशन। सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ के जो नियम है वो है मैक्सवेल इक्वेशन से लिए गए हैं, ठीक है। अगली मैं अगर बात करूं तो एक चीज मेरे को और ध्यान आ रही है, साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। तो नोट पॉइंट की बात है, नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट नोट अगर आपको ये ध्यान रखना है, मीनिंग क्या है, दोनों जो लॉ है ये एलिमेंट को देख के किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हैं, अपना ये आर एल सी ए इसके से बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल टू, दे आर एप्लीकेबल फॉर AC एंड DC बोथ सर्किट, ठीक है। यहां तक और भी अगर कोई चीज होगी सो ड्राइव करते समय हम निकाल ही लेंगे या हम न्यूमेरिकल से कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का पहला नियम, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का पहला नियम जो है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, और डेफिनेशन पे बड़ा फोकस करिएगा क्योंकि डेफिनेशन से भी आपके क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर एन लम्प्ड एलिमेंट द algebraic sum of all the current at a particular point, node or junction at any instant of time is 0। मैं डेफिनेशन को लिख रहा हूं, उस डेफिनेशन से हम लोग कुछ वर्ड को एम्फेसाइज करेंगे कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एन लम्प्ड एलिमेंट, the algebraic sum for an element, the algebraic sum of all currents, for an lumped element, the algebraic sum of all currents at a particular point, node, junction. So for an lumped element, the algebraic sum of all current at a particular point, node, junction at any instant of time is 0। क्या मीनिंग है इसका देखते हैं। अब मैं कुछ वर्ड को एम्फेसाइज कर रहा हूं लम्प्ड एलिमेंट के लिए, ठीक है। देन अलजेब्राइक का क्या मीनिंग होता है, आई विल क्लियर टू यू। फिर पॉइंट नोड जंक्शन क्या होता है, मेरा मीनिंग क्या कहने का है। आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही देगा किरचॉफ लॉ और वैलिड टू। सो किरचॉफ लॉ जो है कब वैलिड है, तो किरचॉफ लॉ जो है लम्प्ड एलिमेंट के लिए वैलिड है बट डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये क्या सिनारियो है इसका, ठीक है। अगली बात करते हैं कि अलजेब्राइक क्या होता है, अभी मैं न्यूमेरिकल के हेल्प से क्लियर करूंगा। फिर नोड जंक्शन, एक बार और मैंने क्वेश्चन देखा है आपके एग्जाम में कि केसीएल
इज एप्लीकेबल फॉर, तो केसीएल कहाँ लगता है? केसीएल पॉइंट पे, नोड पे या जंक्शन पे लगता है। दैट मीन्स केसीएल से रिलेटेड वर्ड क्या है? पॉइंट, नोड और जंक्शन। सिमिलरली जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे तब भी इसमें देखेंगे कि क्या होगा। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत इजी सा। नाउ let it is I1, it is I2, it is I3, it is I4, sorry, it is I4, and it is comes to I5, and let it is also I6. now अब KCL को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं क्या, और मेरे कुछ अजम्पशन है, और आप किसी अगर बुक को पर्टिकुलर को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें वो रिवर्स होते हैं, बट जो आंसर आएंगे वो सेम होंगे। आंसर पे इसमें कोई चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे क्या रूल है? इनकमिंग करंट जो है, इनकमिंग करंट को मैं लेता हूं नेगेटिव, और जो आउटगोइंग करंट है उसको मैं ट्रीट करता हूं पॉजिटिव। ठीक, अप्लाई करते हैं। अब एक वर्ड पहले हाँ और क्लियर कर लेते हैं कि पॉइंट, नोड और जंक्शन में क्या अंतर है। पॉइंट जनरली यूज होगा, मेन जो है हमारा कंसर्न है वो नोड और जंक्शन में क्या अंतर होता है। सो नोड इज अ पॉइंट वेयर 2 or more branches meet, but the junction is a point where 3 or more branches meet. So ये डेफिनेशन क्लियर। और V2 क्या हो गए थे? हाफ हो गए थे। अगर मैं इसके सिमिलर बात करूं, अगर मैंने R2 को शॉर्ट कर दिया था तब V1 बराबर V हो गया था और V2 क्या हो गया था? 0 हो गया था। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, अगर मैं R2 को ओपन कर दे रहा हूं तब मैंने क्या देखा था? V1 तो 0 हो गया था, बट V2 क्या हो गया था? सारा सप्लाई वोल्टेज नहीं आ गया। तो ये सारा कंक्लूजन था किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। अब हमारा जो मेन पॉइंट है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, क्योंकि इन पे काफी चीजें आएंगी जो आपको मैश, नोडल और थ्योरम में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक होनी चाहिए। अभी हमारा पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है लम्प्ड एलिमेंट वर्क, आपको फोकस यही करना है। द किरचॉफ लॉज आर वैलिड फॉर द लम्प्ड एलिमेंट। क्या मीनिंग होता है वो मैं क्लियर करूंगा अपने आगे आने वाले टॉपिक में। सही है, तो अप्लाई करते हैं जो मैंने यहाँ रूल लिखा। द I1 इज इनकमिंग सो इट इज नेगेटिव, I2 is outgoing so it is positive, I3 is positive because it is outgoing, I4 is negative, I5 is positive because of outgoing, I6 is negative because it is incoming. So algebraic का मीनिंग क्या है? ये इनके साइन के साथ अगर हम एज इट इज जोड़ते हुए ले आए, इसका मतलब होता है algebraic sum। ठीक है, सो फॉर एन लम्प्ड एलिमेंट द algebraic sum of all current at a particular point, node, junction at any instant of time is 0। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं यहां से देख रहा हूं इट इज इनकमिंग, I1 is incoming, then I4 is also incoming and I6 is also incoming. So the remaining currents are what? I2, I3 and I5। यहां से एक चीज और मैं कंक्लूड कर सकता हूं, for a particular node or junction, for a particular node or junction, the sum of incoming current is equals to the sum of outgoing current. Agree? So I can write sum of incoming current is equals to the sum of outgoing करंट। सो ये क्लियर होना चाहिए आपको बात। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हो गए कि फॉर एन लम्प्ड एलिमेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और जंक्शन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 0 एंड वी कैन से द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये तो जस्ट बेसिक प्रिंसिपल हुआ जहां से हमें दो क्वेश्चन मिलेंगे और 100% आप चेक करेंगे जब आप पेपर वगैरह देंगे या प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। किरचॉफ लॉ आर वैलिड फॉर द लम्प्ड एलिमेंट, व्हाई इट इज वैलिड वी विल discuss later on. So that related term is what? Node और junction। और node और junction में क्या अंतर होता है मैंने बता दिया आपको।
अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं अब सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो किरचॉफ का नियम है वो किस चीज पर आधारित है, या ये किस प्रिंसिपल को ऑबे करता है या बेस्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे हम इस इक्वेशन को उठाते हैं। अगर राइट आई क्यू द करंट इज व्हाट dq by dt फॉर द AC, so it is dq1 upon dt. Similarly I can write dq4 upon dt, dq6 upon dt, that is also equals to dqt upon dt plus dq3 upon dt plus dq5 upon dt. So करंट के अकॉर्डिंग हमने उनको चार्ज के टर्म्स में लिख दिया। ना फिर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तब q1 प्लस q4 प्लस q6 दैट इज इक्वल्स टू q2 प्लस q3 प्लस q5। मीनिंग क्या है, अगर मैं इस डायग्राम में सही से देखूं, Q1, Q4 एंड Q6 जो चार्ज है वो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। Q2, Q3 और जो Q5 है वो चार्ज का इस पॉइंट से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। मीनिंग क्या है, किसी भी पॉइंट पर या नोड पर या किसी भी जंक्शन पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। जितना चार्ज इन हुआ है उतना ही चार्ज आउट होगा। सो इस बात से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, इट इज बेस्ड on the principle of charge conservation. एग्री? और आपको क्वेश्चन भी मिलेगा इस बात पे, इसको ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो हमने दो बातें सीख ली, एक तो डेफिनेशन सीख ली, किस नियम पर आधारित है वो देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जो किरचॉफ लॉ है कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा वो देखते हैं पहले। सो हम एक पैरेलल सर्किट लेते हैं, यहां से लेते हैं। हमने पैरेलल सर्किट लिया जिसमें ये I है, ये R1 है, ये R2 है और वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स इज V। Now this current is divided into two parts because हमारे पास दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, सही है। अब लगाते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं हम KCL। तो KCL क्या आता है, KCL के अकॉर्डिंग the algebraic sum of all the current at a particular node or junction is 0. So minus of I plus of I1 plus of I2 equals to 0. So I equals to what, I1 plus I2। Agree? Now अब ये पैरेलल सर्किट है, जब ये पैरेलल सर्किट है तो सबके सारे एलिमेंट के अक्रॉस क्या रहेगा, फिक्स वोल्टेज फिक्स रहेगा। तो आई कैन राइट I1, दिस I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। सिमिलरली आई कैन राइट दिस I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। एग्री? अगर मैं सर्किट को थोड़ा सा और कंक्लूड करूं तो इस सर्किट को मैं ड्रॉ कर सकता हूं कंबाइंड फॉर्म में। This is I, this is V and this is R equivalent. So अगर मैं बात करूं, I can write V equals to, I can write I into R equivalent, ठीक है यहाँ तक। So अब अप्लाई करते हैं हम लोग। So मुझे निकालना है करंट। तो करंट डिवाइडर बताना है, तो करंट डिवाइडर के लिए मैं स्टार्ट करता हूं आपसे I1। फर्स्ट मैं करंट लेता हूं I1 इज व्हाट, V अपॉन R1, बट V की वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू R इक्विवेलेंट एंड अपॉन R1। बट R इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो R इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पर मैं R इक्विवेलेंट को भी डिफाइन कर दूं, इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू रेजिस्टेंस। तो इस वैल्यू को यहाँ उठा लाते हैं, I1 इक्वल्स टू I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
डिवाइड बाई ऑल्सो R1, सो R1 से R1 कैंसिल आउट, सो I1 आई कैन राइट I1 इक्वल्स टू Y इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली मैं I2 को निकालने की कोशिश करता हूं। I2 इज व्हाट, V अपॉन R2, V की वैल्यू फिर से वही रख देते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और नीचे डिवाइड में तो है ही R2 से R2 कैंसिल, तो I2 इक्वल्स टू I R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है यहाँ तक ना। अब यहां से जो करंट डिवाइडर, करंट की वैल्यूज निकाली, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि मुझे तो यहाँ प्रूफ कराना, तो मेरे को ड्राइव करना पड़ेगा। अब हमको याद कैसे करना है, फर्स्ट थिंग, करंट डिवाइडर लगाते समय सर्किट में सिंगल सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, या तो वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होने चाहिए, क्योंकि करंट डिवाइडर इज ओनली एप्लीकेबल टू द सिंगल सर्किट एंड व्हेन देयर आर टू रेजिस्टेंस आर एग्जैक्टली इन पैरेलल। अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे वो हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे। ठीक है ना। अब बताता हूं करंट डिवाइडर का क्या मीनिंग है। करंट डिवाइडर का मीनिंग क्या है, जिस ब्रांच में आपको करंट निकालनी है, सपोज R1 ब्रांच में करंट निकालनी है, I1 इक्वल्स टू द सोर्स करंट multiplied by the opposite resistance and divide by the sum of these two resistance. Similarly, the I2 is what? I2 is in R2 branch. I2 equals to I multiplied by opposite resistance and divide by the sum of these two. Agree? अब हमने करंट डिवाइडर बना लिया। अब इस करंट डिवाइडर से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम आएंगे, और अगर आपको ये समझ में आ गए क्लियरली तो हम लोग न्यूमेरिकल में इससे बड़ा फास्ट तरीके से काम करेंगे। तो कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं। अगर मैं दोनों करंट को डिवाइड करूं, दोनों करंट को क्या करूं, मैं डिवाइड करूं, तो I1 अपॉन I2, आई कैन राइट I से I कैंसिल, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल, देन इट इज व्हाट, R2 अपॉन R1। सो I1 रेशियो I2 इज इक्वल्स टू R1 रेशियो R2। यहां से मुझे एक बहुत अच्छी सी बात समझ में आई, इन पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इन पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। यहां तक देखते हैं क्या मीनिंग हुआ इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर R1 की वैल्यू जो है वो 6 ओम है, R2 की वैल्यू है 3 ओम है, तो मैं यहां से अगर देखूं R1 अपॉन R2 इज व्हाट, 2:1। तो जो करंट का अनुपात होगा तो वो क्या होगा, 1:2। ठीक है। यहां तक सॉरी मैंने कुछ, हाँ यहां पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है, यहां पर लिखना चाहिए था R2 अपॉन R1। इसको करेक्ट कर लेते हैं ना। सो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 है तो करंट का रेशियो क्या होगा, 1:1। इस पे भी आपके न्यूमेरिकल आए हुए हैं, अगर आप पेपर को सही से देखें तो। दिस इज द कंक्लूजन नंबर 1। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। यहां से सेकंड कंक्लूजन क्या हो सकता है। अगर सेकंड कंक्लूजन की बात की जाए तो मैं क्या करता हूं, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, मैं क्या करता हूं, दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल ले रहा हूं। अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल ले लेता हूं तो मैं क्या करता हूं, देखिए I1 इक्वल्स टू I इंटू R अपॉन 2R, R सर कैंसिल, I1 इज I/2। सिमिलरली I2 इज व्हाट, I इंटू R अपॉन 2R, तो I1 एंड I2 बोथ आर हाफ। ठीक है। अब जरा यहाँ पे भी ध्यान से सुनिएगा, जब इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे देन करंट इज हाफ, तो आपको वहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल फिर ले रहा हूं इस चीज का। एग्जांपल क्या कह रहा है इसका, देखिए अगर सपोज I की वैल्यू जो है 10 एम्पियर है और आपके पास R1 और R2 जो है वो 5 ओम के लगे हुए हैं, तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा I1 5 एम्पियर और I2 जो है वो भी क्या होगा, 5 एम्पियर। इन चीजों को यूज करने से आपके जो न्यूमेरिकल है वो बहुत तेजी से लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा
तो मैं ज्यादातर चीजें ऐसे ही यूज करूंगा अभी, इसलिए आपको ये चीज सारी समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है भाई ना, अगर अब मैं क्या करता हूँ R2 को क्या देता हूँ शॉर्ट, R2 इज 0, 0 का मीन्स शॉर्ट। अप्लाई करते हैं उस डायग्राम के लिए। सो I1, दिस इज I, दिस इज R1 and this is short. Now R2 is short, agree, and this is your R1, so it is I1 and it is I2। देखते हैं क्या होता है इसमें। now अप्लाई करते हैं करंट डिवाइडर। so I can write I1 first, I into opposite resistance is 0 divide by 0 plus R1, so something multiplied by 0, that is 0, so I1 is 0, agree। Now KCL को अगर देखें माइनस I प्लस I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0, सो I इज व्हाट, I1 प्लस I2 था, बट I1 तो 0 हो गया है जब R2 शॉर्ट हुआ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा I2। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है, जब भी पैरेलल सर्किट कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और वो शॉर्ट हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट हो गया तो सारी की सारी करंट जो है वो उसी रेजिस्टेंस में चली जाएगी। जो उसका बराबर वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है वहां करंट कोई भी नहीं जाएगी, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी होती है करंट ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो ऐसे न्यूमेरिकल करते समय आप ध्यान रखें कि आप अपना टाइम वेस्ट करें कि इस ब्रांच में करंट निकालें। जब भी पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट होगा सारी की सारी करंट उसी रेजिस्टेंस में जाएगी, जो उसके बराबर में पैरेलल में लगा हुआ है उसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। सो इफ देयर इज ए शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस देन whole current is in the short circuit path, ठीक है यहां तक। तो ये कंक्लूजन नंबर हो गया मेरा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर 4 मैं यहां लिख रहा हूं, कंक्लूजन नंबर 4। अभी मैंने एक रेजिस्टेंस को क्या करा, शॉर्ट करा। अब मैं उसी रेजिस्टेंस को क्या करता हूं, ओपन करता हूं। So it is I, it is I, it is I1, it is I2 if you remember, then R1 and R2. Now if you remember, in open circuit we have resistance infinite, agree? So apply the case here, apply the Ohm's law here. I2 is what, V upon R2. It is infinite, so infinite is 1 by 0, so I2 is 0, agree? Now if you apply the KCL, if you apply the KCL, then I is what, I1 plus I2, but I2 is 0, I2 is 0, so I equals to I1. Now meaning is what, जब पैरेलल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस जो है ओपन हो जाएगा तब उस रेजिस्टेंस में करंट ना जाकर दूसरे वाले रेजिस्टेंस में चली जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट में जो करंट होगी वो उसी रेजिस्टेंस में चली जाएगी, बट अगर सर्किट ओपन हुआ तो करंट जो है उसके पैरेलल में, एग्जैक्टली पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा है उसी में पूरी की पूरी करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। तो मैंने अभी तक कितने कंक्लूजन निकाले यहां से। फर्स्ट कंक्लूजन, द करंट डिवाइडर फॉर्मूला। सेकेंड, करंट डिवाइडर्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस। For the same resistance, current divide half, agree? For the short circuit path, current will always follow the short circuit path. For the open circuit path, there is no current. For the open circuit path, there is no current. I can write here, for an open circuit path, there is no current. There is no current. अगला कंक्लूजन देखते हैं यहीं से हम लोग, ठीक है। सो अगला कंक्लूजन है, अभी तक जो हमने 4 कंक्लूजन देखे ये तो देखे विद रिस्पेक्ट टू डीसी। अब हम जो कंक्लूजन देखेंगे वो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एसी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं 5 पॉइंट, नाउ आई एम हैविंग सेम आई। Now for the AC we will use the terms Z1, and for the
second one also I can use a Z2. Now question क्या है, ये आपको ध्यान क्या रखना है, this Z1 may be R1, this Z1 may be the inductor, this Z1 may be the कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा, हमने जो करंट डिवाइडर के फॉर्मूले देखे वो सिर्फ किसके लिए देखे, रेजिस्टेंस के लिए देखे। अब टर्न है हमारा किस चीज को देखने के लिए, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस को देखने के लिए। अप्लाई करते हैं। अभी हमने देखा था फॉर द रेजिस्टेंस I1 इक्वल्स टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिमिलरली I2 इज व्हाट, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. This is a formula related to resistance for the current divider rule. Now if there is an inductor, for the